Hello everyone, I welcome you all to our channel Exam Time. I hope you all are doing very well. So this is our next lecture series on MCQ. So in this lecture series, in this question series basically, MCQ series, we are going to discuss several previous year questions, right? So this will be from UGC exams taken from 2015 to 2018, 2015-2018 के बीच का जो एग्जाम्स हुआ है, तो उसमें जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ओवरऑल 43 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो, इससे पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अबाउट 14 लेक्चर्स प्रिपेयर किया है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप पहले जाके लेक्चर्स देख लें, लेक्चर्स काफी आपको काम आएगा, ठीक है। और लेक्चर्स के बेस पे ही आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है, अगर आपने उस कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया है तो इट विल बी वेरी इजी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने क्या देखा कि फैक्ट्स आपको बहुत ज्यादा नहीं याद करना पड़ता। ओवरऑल यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स और एक सेंस का जरूरत पड़ता है, जो आपको रिक्वायरमेंट होता है उसका, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, अपना आज का ये सीरीज स्टार्ट करें, हमारे सामने एक बड़ा ही बेहतरीन सा कोटेशन है बाय मिस्टर बिल गेट्स। यू ऑल नो हिम, इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ओके। और माइक्रोसॉफ्ट, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, आज के टाइम में कौन नहीं जानता है इनको, ठीक है। और सबसे लंबा टाइम तक रिचेस्ट होने का भी इनके पास। तो सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, इन्होंने क्या कहा, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट इज योर मिस्टेक। देखो, ये स्टेटमेंट जो है ना, काफी ज्यादा रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट है, लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट है, अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करें। देखो, हम जब जन्म लेते हैं, हमारा सिचुएशन, हमारी परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती, और किसी भी इंसान को ये चॉइस नहीं दिया जाता कि आपको कैसा लाइफ चाहिए ये बताओ, ठीक है। अगर ऐसा चॉइस मिले तो हर इंसान अपने आप को एक बेहतर इन्वायरमेंट में, एक बेहतर लाइफस्टाइल में ही जन्म लेना पसंद करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। जन्म लेना हमारे हाथ में तो नहीं है ना, कि हम किस सिचुएशन में जन्म लेंगे या किस सिचुएशन में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन एज अपॉन यू ग्रो अप, जैसे जैसे आप उस सिचुएशन में बड़े होते हो, बढ़ते हो, लेकिन स्टिल यू आर लिविंग इन माइजरी, यू आर लिविंग इन प्रॉब्लम्स, यू आर डीलिंग विथ द, यू आर टॉलरेटिंग द सिचुएशन। आप सिचुएशन को झेलते जाते हो और सिचुएशन को चेंज करने का कोशिश ही नहीं करते, आप प्रयास ही नहीं करते कि वो सिचुएशन बदले। जो भी स्ट्रगल में हो आप, जो भी लाइफ के स्ट्रगल्स में हो, इफ यू आर पुअर, इफ यू आर माइजर, इफ यू हैविंग सम डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बहुत सारा समस्या हो सकता है आपके साथ, अगर है तो ये सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं आया था, ये प्रॉब्लम आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ था, ये सिचुएशनली हुआ। लेकिन अगर आज आप उस चीज को झेलते जा रहे हो, सिवाय इसके कि उस समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास विकल्प हो, अगर विकल्प हो और ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं होता, समाधान होने के बावजूद भी अगर हम झेल रहे हैं उस चीज को, तो कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है। यू हैव टू डिसाइड कि आई हैव टू चेंज माई लाइफ, मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है। आई हैव टू कम आउट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स, आई हैव टू कम आउट ऑफ ऑल दिस स्ट्रगल्स, माइजरी, पुअरनेस, जो भी सिचुएशन है आपके साथ, आप चाहो तो अपने सिचुएशन को बदल सकते हो। देखो, वो कहते हैं ना कि हाथ का जो लकीर होता है वो आपका डेस्टिनी डिसाइड करता है, लेकिन ये नहीं है। आप असल में खुद अपना डेस्टिनी डिसाइड करते हो। ये आपका मेहनत है, आपका डिसीजन है, आपका एफर्ट है, जो आपके डेस्टिनी को बनाता है, ठीक है। वो कहते हैं भगवान भी, ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, जो बहुत ज्यादा अपने आप को बदलने के लिए कोशिश करता है, रिस्क लेता है, डिसीजन लेता है। अगर आप बैठे बैठे सोचते रहो कि मेरा सिचुएशन बदल जाएगा, मैं बेस्ट कर लूंगा, मैं बेहतर कर लूंगा, मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, अगर आप कर्म नहीं करेंगे, अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे, आप स्टेप्स नहीं लेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, तो आपका लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला। आप जिस परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति में रहते चले जाओगे। हो सकता है सिचुएशन आपका और बदतर हो जाए, और एक टाइम आएगा जब आप अपने आप को रिग्रेट करोगे कि एक टाइम था जब मेरे पास सिचुएशन था, बदलने का मौका था और मैंने स्टेप्स नहीं लिए, ठीक है। तो ट्राई टू थिंक, अगर आप किसी समस्या में हो तो बदलो,
प्रयास करो, कोशिश करो। कोई भी कठिनाई ज्यादा दिनों के लिए नहीं होती, वो आपके ऊपर है कि आप किस कठिनाई को कितने दिन तक झेलते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, इसी मोटिवेशन के साथ अपना ये एमसीक्यू सीरीज। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन जो जुलाई 2018 के एग्जाम में पूछे गए थे। इस एग्जाम में, जुलाई के 2018 एग्जाम में 5 क्वेश्चन आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड से। ठीक है, और हम लोग सारे 5 क्वेश्चन को डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, which of the following set of statements best describe the nature and objective of teaching। देखो, एक रूल बनाते हैं, जो रूल हमने प्रीवियस एमसीक्यू सीरीज में भी किया है। ये रूल है कि जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखे, आप स्क्रीन को पॉज करो 1 मिनट के लिए, या जितना देर भी आपको लगे क्वेश्चंस को पढ़ने में। क्योंकि देखो, ये क्वेश्चंस जो भी है कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आंसर है। आपको क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा। अगर बस आप सुनते हो तो शायद आपको उतना ज्यादा फायदा ना हो। अगर आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से पढ़ो और आंसर देने का कोशिश करो, तो इट विल हेल्प यू एक्सपोनेंशियली। ओके, सो आई होप आपने स्क्रीन को पॉज किया होगा, क्वेश्चंस पढ़ा होगा और अपने मन में कोई एक आंसर सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, सो एक बार मैं फिर से क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है जो कि नेचर और ऑब्जेक्टिव बताता है टीचिंग का। आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कोड कि कौन सा करेक्ट है, स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड का स्टार्टिंग का लेक्चर देखा होगा, तो आप लोग बिल्कुल भी अवेयर हो गए इस बात को लेके कि ये जो टीचिंग है और लर्निंग है, ये दोनों एक सिक्के का दो हेड और टेल है। एक तरीके से आप कह सकते हो दोनों सेम पहलू है, एक ही बात का दो अलग अलग पहलू। तो एजुकेशन बिना टीचिंग या बिना लर्निंग के नहीं हो सकता। सो बोथ आर इंटीग्रली रिलेटेड। सो पहला स्टेटमेंट जो है वो तब ही करेक्ट है। ठीक है, देखो इसमें क्या है ना, इस तरह का क्वेश्चन बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको अगर एक भी दो भी सही मिल गया तो बाकी आप ऑप्शन से प्रिडिक्ट कर सकते हो आंसर। जैसे देखो, वी आर डैम श्योर कि ए हमारा आंसर होगा, तो आप ऑप्शंस में ढूंढो ए किसमें है, तो पहला आंसर हो सकता है, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ए है ही नहीं, इसमें ए है ही नहीं, तो ये तो आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हो, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो आंसर इसका या तो ए होगा यानी पहला ऑप्शन, या तीसरा ऑप्शन। तो बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, अगर हमें कुछ और हिंट मिल जाता है तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ओके, टीचिंग और ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हमने देखा है कि टीचिंग और ट्रेनिंग एक अलग चीज है। टीचिंग एक कंप्लीट मेथोडोलॉजी है, ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर चीज को हम लोग जैसे मान लो टीचिंग का मतलब हो गया कि किसी चीज को डेप्थ में पढ़ाना, ट्रेनिंग का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आपको उसके लिए तैयार करना। ठीक है, कंप्लीट डिफरेंट होता है दोनों चीज, तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये स्टेटमेंट की नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत। ठीक है, तो अब यहां से आप एक चीज देखो, इस ऑप्शन में बी आंसर भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट, इस ऑप्शन को हम सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो बिना टाइम जाया किए हुए अगर आपको क्विक आंसर बनाना है तो सीधा आप थर्ड ऑप्शन के साथ बढ़ सकते हो, क्योंकि इसके पास उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब बाकी स्टेटमेंट को नहीं भी पढ़ते हो तो आपका आंसर आपके सामने है, राइट। तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रेटेजी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। आप स्टडी को समझें और क्वेश्चंस को इसी तरीके से, इसी पैटर्न से सॉल्व करने का प्रयास करें। ओके, तो फिर भी हम बाकी स्टेटमेंट्स को भी पढ़ेंगे। जैसे कह रहा है सी स्टेटमेंट, हमारा कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट। बिल्कुल सही बात है कि जो टीचिंग का कंसर्न है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट में ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करता है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारा अच्छा टीचिंग जो है वो फॉर्मल भी होगा, इनफॉर्मल टीचिंग भी आपको अच्छे नेचर का हो सकता है, जहां से आपको अच्छा लर्निंग मिल सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा गलत। अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन, ये बिल्कुल भी अब्स्ट्रैक्ट बात है, एक टीचर बस सीनियर पर्सन ऐसा हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। बिल्कुल, टीचिंग एक सोशल एक्ट है ऑब्वियसली, लर्निंग इज ऑब्वियसली अ पर्सनल एक्ट। तो इस स्टेटमेंट को हम करेक्ट बता सकते हैं, तो हमारा तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगेन व्हाट यू हैव टू डू,
स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो। अगेन कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन है आपके सामने, आपको इसको फिर से पढ़ना होगा। स्टेटमेंट पढ़ो, क्या दिया है आपके पास, कुछ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं जो कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है। आपको क्या करना है इसमें, नहीं ये आपका ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तो है नहीं, ये सेकंड क्वेश्चन तो आप सीधा आंसर कर सकते हो। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से जो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हाईली रिलेटेड है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग से, ठीक है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपको कॉम्प्रिहेंसिव टाइप, फिर से 2 सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, एक मेथड ऑफ टीचिंग है, दूसरा आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि आपको टीचिंग के लिए जरूरत पड़ेगा। तो आपको इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। आप स्क्रीन को पॉज करें, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद फिर आंसर को सुने, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। मतलब लर्नर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हाईली रिलेटेड है टीचिंग के इफेक्टिवनेस से। तो लर्नर का जो प्रायर एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल है हाईली रिलेटेड चीज है, बट आगे के स्टेटमेंट्स को भी पढ़ते हैं। एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, ये एजुकेशनल स्टेटस ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो एक रिक्शा वाला का बच्चा भी आईएएस बनता है, राइट। तो उसका तो एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं हुआ ना अच्छा उसके पेरेंट्स का, बट स्टिल ही इज लर्निंग। तो ये स्टेटमेंट गलत। पीयर ग्रुप्स ऑफ लर्नर, अब ये भी अगर हम बोले लर्नर का पीयर ग्रुप ऐसा ये नहीं है, इंडिविजुअल भी लोग ये कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फैमिली साइज ऑफ विच लर्नर कम्स, बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर से हमारे पास सेट है कुछ। पहला सेट में आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग है, दूसरे सेट में क्या है, रिक्वायरमेंट है जो सक्सेस या इफेक्टिवनेस के लिए जरूरी है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहला लेक्चरिंग, तो लेक्चरिंग है, इधर डिस्कशन इन ग्रुप्स है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज या जो भी। तो इसमें आप ढूंढो लेक्चरिंग इज रिलेटेड टू, देखो इसमें से कैसे बनाना है। ये आपका पहला दूसरा तीसरा ये ऑप्शंस है, इसमें से आपको बताना है कि ए जो है, ए के लिए करेक्ट कौन है, क्या ए के लिए पहला सेट 2 करेक्ट है, क्या दूसरा सेट 2 करेक्ट है, ये तीसरा करेक्ट है या चौथा करेक्ट है। आपको ये ढूंढना है कि पहले के लिए करेक्ट कौन सा है। और इसमें देखो इस क्वेश्चन बनाने का भी सबसे एडवांटेज ये है कि अगर लेक्चरिंग का ही आपने ढूंढ लिया इसमें से जो करेक्ट है, उसी से आप करेक्ट आंसर बना सकते हो। जैसे अगर हम लेक्चरिंग का बात करें तो लेक्चरिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है, तो लेक्चरिंग के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको इफेक्टिवनेस बनाने का, वो है आपका स्मॉल स्टेप्स प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड, ये नहीं हो सकता। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, कंटेंट डिलीवरी इन ल्यूसिड लैंग्वेज। तो वी कैन सी दैट जो कंटेंट डिलीवरी है आसान से भाषा में, यही आपका लेक्चरिंग का जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको कंटेंट को डिलीवर करना आना चाहिए आसान से शब्दों में। तो पहला जो आपका सेट 1 का ऑप्शन है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियरली ए इज रिलेटेड टू थर्ड ऑप्शन। तो आप ढूंढ लो इसमें से पहला ऑप्शन जो है, इसमें पहला है पहले ए के लिए, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है ए के लिए, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा है तो यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी स्टेटमेंट को आप छोड़ भी दो तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आप यहाँ से सीधा स्किप कर सकते हो क्वेश्चन को, बट एग्जाम में यहाँ नहीं, यहाँ आपको सारे स्टेटमेंट्स को इन डिटेल पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कशन इन ग्रुप्स। तो ये जो बी ऑप्शन है आपका डिस्कशन इन ग्रुप, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन इन ग्रुप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो क्या स्मॉल स्टेप्स होगा, नहीं। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडिया, डिस्कशन के लिए लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज का प्रोडक्शन का कोई जरूरत नहीं। यूज ऑफ टीचिंग एड्स प्रोसीजर एंड थीम बेस्ड इंटरप्रिटेशन अमॉन्ग पार्टिसिपेंट्स, राइट। तो देखो जो डिस्कशन होता है बेसिकली ग्रुप में, वो किस पे होना चाहिए, जो थीम बेस्ड इंटरेक्शन है, बेसिकली डिस्कशन लोगों के बीच में इंटरेक्शन होगा पार्टिसिपेंट्स के बीच में, तो ये ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट आपको है किसका, डिस्कशन का किसी ग्रुप में। तो बी का जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 5th नंबर। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज का प्रोडक्शन एक साथ, तो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। Now finally we have programmed instruction. So programmed instruction is basically step by step, small step presentation with feedback provided. So this is correct answer. I hope clear रहा होगा। So next क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर उसके बाद वापस से आप इसके आंसर को सुनें।
From the list of evaluation procedures given below, identify those which will be called formative evaluation. Formative evaluation, इस evaluation in teaching से related है क्यों क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारा लास्ट सेकेंड लास्ट लेक्चर रहा था, लेक्चर 14, उसमें हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन किया है। आप अगर एक बार देखेंगे तो, या देखा होगा आपने, तो यू कैन इजीली आंसर इट। ओके, तो देखो फिर से अगेन हमारे पास क्या है, कुछ चंद स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट से आपको एक करेक्ट आंसर ढूंढना है। अगेन यहाँ पे देखो आसान क्या है, अगर आपने कोई एक करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ लिया तो आपको आंसर सेलेक्ट करने में एलिमिनेशन मेथड से काफी हेल्प होगा। ओके, तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, अ टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स टू अ स्टूडेंट आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्टेड द कोर्स वर्क। एक टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स को ग्रेड्स अवार्ड करता है जब वो कोर्स वर्क जो है ट्रांजैक्ट कर लेता है। तो क्या बस कोर्स वर्क ट्रांजैक्ट कर लेने के बाद किसी भी स्टूडेंट को क्या ग्रेड मिल जाएगा? इज इट करेक्ट? आई डोंट थिंक सो। तो ये उतना करेक्ट नहीं लग रहा। बाकी के स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स इन क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड करेक्ट फीडबैक। ये हो सकता है कि जो करेक्टिव फीडबैक है वो टीचर इंटरेक्शन जब होता है स्टूडेंट का उस टाइम में उसको प्रोवाइड करे। तो ये जो है एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है, राइट। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जो कोर्स के दरमियान होता है, कोर्स के बीच में होता है, ना कि कोर्स खत्म हो जाने के बाद। इसीलिए इस स्टेटमेंट को हमने कट किया। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, जो आपका बी ऑप्शन वाला स्टेटमेंट है उसको आप रखो ऑप्शन में, जो नहीं है उसको काट सकते हो। यहाँ पे देखो हमने एक और चीज देखा है, ए ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट है और बी करेक्ट है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो कि ये ए है और बी भी है। बी तो सही है बट ए सही नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। बी सही है, सी सही, सी पता नहीं, डी नहीं हमने देखा, तो ये आंसर हो सकता है। ए इसमें सही है, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। तो यानी अगेन हमने वन और थर्ड को एलिमिनेट कर दिया। अब हमारा आंसर या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा। आगे के स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट क्या कहता है, द टीचर गिव्स मार्क्स टू इट्स स्टूडेंट इन अ यूनिट टेस्ट। तो क्या यूनिट टेस्ट में टीचर स्टूडेंट को मार्क्स देता है? क्या ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है? बिल्कुल नहीं, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। तो अगर ये सी ऑप्शन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है तो आप इस ऑप्शन को काट सकते हो, क्योंकि इसमें सी है। ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। नाउ यू कैन इजीली प्रिडिक्ट द करेक्ट आंसर इज फोर्थ नंबर, राइट, डी डी एफ। अब डी देखो बिल्कुल होगा, डी एफ आपका स्टेटमेंट होगा ही। आप पढ़ो खुद, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में आपको जल्दी जल्दी बनाना है तो ये ऐसा करके आप सीधा स्किप कर सकते हो, क्योंकि टाइम भी आपको कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात है, टीचर जो है स्टूडेंट का डाउट जो है वो क्लास में सॉल्व करता है, और ये भी जो है आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है। करेक्ट ऑप्शन। नाउ ई क्या है, ये देखो, द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एट एवरी 3 मंथ्स ऑफ इंटरवल। ओके, तो ये भी आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट नहीं होता, जिसमें हर 3 महीने पे ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि मंथली रिपोर्ट कार्ड ऐसा करके पेरेंट्स को भेजा जाता है। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। नाउ फाइनल ऑप्शन इज द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज्ड बाय टीचर थ्रू अ क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ, ये बिल्कुल फॉर्मेटिव असेसमेंट का या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है। सो एफ इज आल्सो द करेक्ट आंसर। हमने देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया हमने एलिमिनेशन मेथड से, और सारे ऑप्शंस को भी समझा। आई होप क्लियर रहा होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नाउ ये जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें ये पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, 5 में आपको 5 या 6 जो क्वेश्चन पूछेगा टीचिंग एप्टीट्यूड से, एक में भी असर्शन रीजन हो सकता है। तो सिंपल आपको इसमें क्या करना क्या होता है कि स्टेटमेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी कि असर्शन जो दिया है उसको पढ़ो, रीजन को पढ़ो। और देखो पहला ऑप्शन आपका आंसर क्या बताता है कि दोनों स्टेटमेंट और असर्शन जो है, यानी दोनों और रीजन सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। दोनों सही है लेकिन रीजन नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। पहला सही है दूसरा गलत, पहला गलत है दूसरा सही। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे। तो स्क्रीन को पॉज करो, एक बार पढ़ो और समझो और आंसर अपने मन में सोचो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा करेक्ट आंसर। ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, राइट। क्या सारा टीचिंग जो है वो लर्निंग को इंश्योर करता है?
बिल्कुल, कोई भी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? लर्निंग ना। कोई ऐसा टीचिंग जिसके पीछे लर्निंग ना हो, वो टीचिंग ही नहीं होगा फिर तो ये जो असर्शन है, दिस इज 100% करेक्ट। अब पता नहीं रीजन करेक्ट है या नहीं इसका, वो हम देखते हैं। ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। अब देखो, क्या सारा लर्निंग टीचिंग से आता है? बिल्कुल भी नहीं। टीचिंग से लर्निंग तो आता है, लेकिन हर लर्निंग टीचिंग से आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हम इस स्टेटमेंट को ही गलत कहते हैं। तो ये जो ऑप्शंस है आपका, अब यहां से ढूंढो। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये पहली बात, ये तो एक्सप्लेन करेगा ही नहीं। ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इट इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। ए स्टेटमेंट जो असर्शन है आपका वो सही है, और रीजन जो है वो रॉन्ग है। तो ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपने भी यही आंसर सेलेक्ट किया होगा माइंड में। आई होप क्लियर रहा होगा ये 5 क्वेश्चन इस सेशन का। चलो बाकी नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि यूजीसी नेट एग्जाम 2017 का जो दिसंबर का वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, अगेन फिर से आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चंस को पढ़ो, और आंसर को मन में सॉल्व करने का कोशिश करो। Which of the following set of statements best represent the nature and objective of teaching and learning? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट करता है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग को? फिर से स्टेटमेंट्स है। अब यहाँ पे फिर आपको स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, वो होता क्या है ना, कभी कभी आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपको थोड़ी कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे आसान क्वेश्चन में से एक होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जहां ऑप्शंस अधिक है, जहां स्टेटमेंट्स अधिक है, वहां एलिमिनेट करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होता है। राइट, एलिमिनेट करने का भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा होता है। तो चलो स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं ध्यान से। पहला स्टेटमेंट है, टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग। क्या टीचिंग जो है वो सेलिंग के जैसा है, और लर्निंग जो है बाइंग के जैसा है? अगर इसको हम फ्रेज के तौर पे समझे तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टीचिंग मीन्स यू आर सेलिंग योर स्किल, यू आर गिविंग समवन टू गेनिंग समथिंग। अब मान लो कोई एक टीचर है, ये हो सकता है कि आप कहोगे कि सर पैसे के लिए तो सब टीचर नहीं पढ़ाता, बिल्कुल नहीं पढ़ाता, लेकिन अगर पैसा नहीं ले रहा है तो टीचर के मन में एक सेटिस्फेक्शन का जो फीलिंग आता है, या एक इस चीज का जो फीलिंग आता है, उसको हम ये कह सकते हैं कि बदले में उसको ये मिलता है। और एक जो लर्नर होता है, वो हमेशा लर्निंग गेन करने के लिए, तो उसको हम एक सेलर और बायर वाला रिलेशन दे सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है करेक्ट। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट व्हाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। ओके, टीचिंग एक सोशल एक्ट है, और लर्निंग जो है हमारा वो एक पर्सनल एक्ट है। राइट, टीचिंग क्या है हमारा, सोशल एक्ट है, और लर्निंग जो है वो एक पर्सनल एक्ट है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू। टीचिंग इंप्लाइज लर्निंग वेयर एज लर्निंग डज नॉट इंप्लाई टीचिंग। देखो टीचिंग जो है वो क्या करता है, लर्निंग को इंप्लॉय करता है, लेकिन लर्निंग टीचिंग को इंप्लॉय नहीं करता। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है इसमें। डी ऑप्शन देखते हैं हम लोग पहले। डी स्टेटमेंट क्या कहता है, टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज व्हाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। ओके, टीचिंग इज, इसमें देखो आपको बहुत सारा स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है जो सही लगेगा, आपको लगेगा कि किसको छांटे, तो इसमें से आपको जो बेस्ट स्टेटमेंट है ना, बेस्ट स्टेटमेंट जो उसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इसमें आंसर में। ठीक है, तो ये तो हमें सबसे परफेक्ट लगा। सो बाकी स्टेटमेंट को भी देखते हैं। टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज व्हाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। टीचिंग इज एन इंटरेक्शन and is a triadic in nature, while learning is an active engagement in the subject domain. ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम टीचिंग को इस स्टेटमेंट से डिफाइन करें कि टीचिंग जो है एक इंटरेक्शन है जो ट्राइडिक होता है नेचर में, हाँ, और लर्निंग जो है वो एक्टिव एंगेजमेंट है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट डोमेन में, तो ये स्टेटमेंट भी हम इन सारे स्टेटमेंट्स में अगर मुझे कैटेगराइज करना हो तो पहला, ये दूसरा, उसके बाद फिर आपको इसमें से अगर देखो तो टीचिंग सोशल एक्ट है, बिल्कुल है, लेकिन बस सोशल एक्ट है वो हम कह के इसको एम्फेसाइज नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट बाद में ट्रू हो सकता है। लेकिन अगर इससे पहले बेहतर ऑप्शन आपको मिले, कि आंसर में आपको 3 ही ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, 3 ही स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज व्हाइल लर्निंग इज रिसीविंग इट। ये हो सकता है लर्निंग जो है आपका रिसीविंग का तरीका है, और टीचिंग जो है वो डिलीवरी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो ये
ए, डी और ई, ये तीन स्टेटमेंट मुझे सबसे ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है। बाकी दोनों स्टेटमेंट में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें बेस्ट स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करना है, तो हमारा ऑप्शन ए, डी, ए वाला जो आंसर है ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा माइट कंफ्यूजिंग हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। आप इन सारे क्वेश्चंस पे ध्यान दें और देखिए जो सबसे ज्यादा बेस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको लग रहा है उसके साथ आप आगे बढ़ें। ठीक है, वैसे भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो यू डोंट नीड टू हेजिटेट और ऐसा कि रिस्क क्यों ले। ठीक है, आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको बस यही है कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है वो सेलेक्ट करना होता है। होप क्लियर रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रॉम द अगेन लिस्ट दिया हुआ है आपको, और आपको आइडेंटिफाई करना है लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को विच वुड फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बिकम इफेक्टिव। इसमें से करेक्ट कोड सेलेक्ट करो तो आंसर होगा। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है कि प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, तो ये सही बात है, प्रायर एक्सपीरियंस जो है वो भी होना जरूरी है। ठीक है, एक टीचर के लिए लर्नर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका कि उसको पहले जो वो पढ़ा है उसका अनुभव होना चाहिए। ठीक, लर्नर्स फैमिली लाइनेज, तो बिल्कुल नहीं, देखो फैमिली वगैरह से रिलेटेड अगर कर दोगे तो फिर वो गलत हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, लर्नर का एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है। लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लर्नर का स्टेज जो है डेवलपमेंट का ये भी इंपॉर्टेंट है। लर्नर्स फूड हैबिट्स एंड हॉबीज, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ से आप सीधा सीधा कट करो, अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो ये वाला सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, तो ये और ये तो आपने ऐसे ही इसको एलिमिनेट कर दिया। अब इसमें से बी और बी तो इनकरेक्ट है, बी अगर इनकरेक्ट है तो जो आपका ये वाला ऑप्शन है इसमें भी नहीं है। चलो तो अभी भी होप है कि ये दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। सी एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, तो एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर इज इंपॉर्टेंट, तो सी हमको यहाँ मिल रहा है बट यहाँ नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी देखो डी, डी बिल्कुल सही है, तो ए, सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप क्लियर रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगेन फिर से आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर स्क्रीन को रिपॉज करना है और आंसर को सुनना है। ठीक है, फिर से एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, क्या सारा टीचिंग लर्निंग इम्प्लाइज करता है। लर्निंग इज टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग। देखो ये जो स्टेटमेंट है और ये जो रीजन है, स्टेटमेंट असर्शन क्या कह रहा है आपका कि सारा टीचिंग लर्निंग को इम्प्लाइज करता है। हाँ, सारा टीचिंग लर्निंग को इम्प्लाइज करता है, हर टीचिंग से लर्निंग मिलता है, लेकिन लर्निंग टू बी यूजफुल, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग। क्या लर्निंग जो है वो यूजफुल होता है, वो कब होता है, जब टीचिंग से डिराइव्ड हो। ठीक है, तो अगर देखो अगर ये बात हम कहते हैं कि लर्निंग यूजफुल होगा तो वो डिराइव होना चाहिए टीचिंग से, यानी टीचिंग से आना चाहिए लर्निंग, तो ये भी इसमें भी कोई बुराई नहीं, ये स्टेटमेंट भी आपका है। तो एक चीज तो क्लियर है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है। और यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्कस करना है कि असर्शन रीजन जो है ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है असर्शन का, ये आपको देखना होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टीचिंग है, अगर टीचिंग लर्निंग को इम्प्लाई करता है सारा टीचिंग, तो लर्निंग मस्ट बी, ये इसीलिए है क्योंकि जो लर्निंग है वो आपको डिराइव होता है कहाँ से, टीचिंग से। ठीक है, तो इसीलिए ये रीजन जो है क्लियरली जस्टिफाई कर रहा है इस असर्शन को, तो हम पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। दोनों असर्शन रीजन सही है और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन को। ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सबमिटिव टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सबमिटिव टेस्ट, फिर से इवैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन। देखो इवैल्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबमिटिव टेस्ट के बेसिस पे एक टीचर is interpreting his her students performance in terms of their wellness lifestyle evident in behavior। अब इसको क्या बोलेंगे जब टीचर जो इंटरप्रेट करता है उसके परफॉर्मेंस को, उसके वेलनेस लाइफस्टाइल इविडेंट बिहेवियर, मतलब जो उसका लाइफस्टाइल है वो कैसा है इस बिहेवियर में, तो इसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे। क्या ये फॉर्मेटिव टेस्टिंग है? नहीं, फॉर्मेटिव में ऐसा नहीं होता। क्या ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है? तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का भी ये पार्ट नहीं है। क्या ये नॉन रेफरेंस टेस्टिंग है? क्योंकि देखो जो बच्चे का लाइफस्टाइल है या वेलनेस है, ये कहीं ना कहीं आपको उसके एग्जैक्टली लर्निंग से रिलेटेड तो नहीं है।
और चौथा ऑप्शन जो है हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, तो ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इज नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट। नो 1 सेकेंड, सॉरी, ये क्यों होगा? नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग है, ठीक है। ये क्योंकि जो रेफरेंस है एक तरीके से एक पर्टिकुलर चीज जो दूसरी चीज से जुड़ा हुआ है उससे रिलेट करते हैं हम चीजों को, ठीक है। तो इसीलिए ये हो जाएगा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, जिसमें हम स्टूडेंट्स के लाइफ स्टाइल को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है 2017 दिसंबर वाले एग्जाम के क्वेश्चंस का। इट इज वेरी क्वाइट इजी क्वेश्चन। आप जल्दी से इसको पॉज करें और आंसर बनाएं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग? तो की बिहेवियर पूछ रहा है, इफेक्टिव टीचिंग का क्या हो सकता है? यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, क्वेश्चनिंग। इसमें से क्या है जो एक इफेक्टिव टीचिंग का की वेरिएबल की बिहेवियर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, यूजिंग स्टूडेंट्स आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन, ये हम की बिहेवियर में नहीं रखेंगे। स्ट्रक्चरिंग को भी की बिहेवियर में नहीं रखेंगे। क्वेश्चनिंग इज अ पार्ट, तो ये भी आपका की बिहेवियरिंग नहीं होगा। सो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, जो भी इंस्ट्रक्शन देने का है उसमें आपके पास क्लास होना चाहिए, डिफरेंट वैरायटी होना चाहिए आपके पास, ताकि आप चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड नंबर, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। ओके, सो ये था हमारा 2017 दिसंबर का क्वेश्चन। इसके आगे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे 2000 जनवरी 2017, 16, 15 और आपका इसके बाद के सारे एग्जाम 2006 तक का जो एग्जाम हुआ है वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट इस लेक्चर में, ताकि थोड़ा लंबा ना लेक्चर हो जाए, तो इस लेक्चर में हम यहीं तक रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस को, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर्स खुद से भी किया होगा और आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा, काफी सारा रिवीजन हुआ होगा आपका। सो इसी के साथ ये इंडिया हमारा लेक्चर का। गॉड ब्लेस यू एंड बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।